क्लासरूम स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है रेलेवेंट कैश फ्लोज। ओके, रेलेवेंट कैश फ्लोज अंडर द कैपिटल बजटिंग। ओके, फाइनेंशियल मैनेज में एक टॉपिक होता है आपका कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मीन्स वेयर वी आर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इन दिस पर्टिकुलर मशीनरी और नॉट। तो इन दैट केस कुछ कैश फ्लोज जो है उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। So generally there are 3 types of cash flow which are related with the particular investment decision. So first होता है आपका outflow, means first of all हमें invest करना होगा, so that is called initial outflow. First cash flow is initial outflow. Then second, once we invested तो उसके बाद क्या होगा, हमें annually return मिलेगा. Annual return मतलब annual profit होगा. So second cash flow is called the annual net operating cash flows. ओके, जब हमने इन्वेस्ट कर दिया फर्स्ट, उसके बाद हमें एनुअली रिटर्न मिल रहा है। देन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, लाइक मशीन अगर हमने परचेज़ किया है तो मशीन की इकोनॉमिक लाइफ होगी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, कुछ भी हो सकती है। तो मीन्स एट द एंड ऑफ द 5 ईयर हमारे पास जो स्क्रैप बचेगा उसको हम सेल करेंगे। तो सेल करने से हमें कुछ रियलाइज़ होगा, मतलब दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल कैश फ्लो। मीन्स टर्मिनेटिंग, वी आर टर्मिनेटिंग द प्रोजेक्ट, वी आर टर्मिनेटिंग द इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर assets. Okay, so third is terminal cash flows. So there are 3 types of cash flows related with the investment decision. First is initial cash outflow, second is annual cash inflows or annual return, and third is terminal cash flows. तो ये तीनों relevant cash flows कैसे calculate करते हैं, उसका ये format है. So see, first is outflow, also called initial cash outflow. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स। ठीक है, ये जो हम कैश फ्लोज पढ़ रहे हैं ये है न्यू इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, या फिर न्यू मशीनरी हम परचेज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। सो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स प्लस एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इस पर्टिकुलर एसेट्स को सेटअप करने में वेजेस या लेबर कुछ अदर एक्सपेंसेस दिए हैं तो वो भी क्या है, एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा, उसको ऐड करना है। देन इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल ऐड करना है एंड माइनस करना है डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। मीन्स वी आर फर्दर परचेजिंग द मटेरियल, वी आर फर्दर इन्वेस्टिंग द इन अ स्टॉक, सो उससे क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है वर्किंग कैपिटल तो उसको ऐड करेंगे। और अगर हम सेल कर रहे हैं, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में से, मतलब रॉ मटेरियल में से, तो उसको माइनस करेंगे। देन आफ्टर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग दीज ऑल दी आइटम्स, तो फाइनली हमारा जो कैलकुलेट होगा दैट इज़ टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, सो फर्स्ट कैलकुलेट हो गया इनिशियल कैश आउटफ्लो। देन सेकंड है एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ऑल्सो कॉल्ड है एनुअल प्रॉफिट, एनुअल रिटर्न। तो एनुअल क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, राइट। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट EBIT। लाइक सबसे पहले क्या होता है, सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो वी गॉट दिस अमाउंट, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं दिया है तो सेल्स दिया होगा। सो वी हैव दिस अमाउंट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जनरली हम इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर करते हैं, डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं और टैक्स को कंसीडर करते हैं, इसलिए ये EBIT नहीं लिखकर क्या लिखा हुआ है, EBDT। EBDT मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, नॉट दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो फिक्स चार्ज है, फाइनेंशियल चार्जेस है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसकी इसलिए यहाँ पर क्या है, आई की जगह पर D है, D इज़ डेप्रिसिएशन। सो लाइक वी हैव प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बट वी नीड द कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए होता है। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के लिए क्या करेंगे, अब ये जो EBDT है उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सो इट्स बिकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स भी माइनस कर दो तो इट्स बिकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और दी अर्निंग आफ्टर टैक्स। देन फाइनली अब जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर, मतलब ये कोई हम कैश में पे नहीं कर रहे किसी को, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर और द रिजर्व विच वी आर मेकिंग फॉर गेटिंग द टैक्स बेनिफिट।
ठीक है। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम इसको चार्ज करते हैं। तो अब उसको वापस से हम ऐड बैक कर देंगे वंस वी हैव टेकन द टैक्स बेनिफिट। ठीक है, हमने टैक्स बेनिफिट ले लिया, इसलिए उसको वापस से बाद में ऐड कर देते हैं ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। मतलब हमारी टोटल अर्निंग क्या है, डेप्रिसिएशन के साथ में। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं कंसिडर करते हैं। देन एनी एक्सपेंडिचर लाइक एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है ना, तो वो अगर कोई है तो उसको माइनस कर देंगे ऑफ कोर्स। देन इंक्रीज और डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल ऐड करना है और इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल माइनस करना है। ओके, सो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, एनुअल प्रॉफिट, एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। ठीक है, और ऑल्सो कॉल द CFT। CFT मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जो कि हमें मेन चाहिए, उसको ही हम कैश इनफ्लो कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, सो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन उसके बाद टैक्स माइनस कर देंगे, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक कर देंगे। एनी मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर का, तो उसको माइनस कर देंगे, और फाइनली वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, देन एट द एंड जब हमारा टर्मिनेट हो रहा है प्रोजेक्ट, या हमारी मशीन जो है वो स्क्रैप हो रही है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ ओवर हो रही है, तो वी गेट द टर्मिनल कैश इनफ्लोज। मतलब जो स्क्रैप होगा उसको सेल करने से भी तो इनफ्लो होगा, सो दैट। तो उसके लिए फर्स्ट क्या है, एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ये जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया दिस अमाउंट। देन आफ्टर दैट ऐड रिलीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वर्किंग कैपिटल में, लाइक रॉ मटेरियल परचेजिंग एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सो वो क्या है, हमारा इंक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल। अब हम उसको रिलीज मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमने जितना भी हमारा इन्वेस्टेड है मटेरियल में उसको सेल कर देंगे, जितना भी हमें डेटर से लेना है वो सब ले लेंगे। सो मीन्स रिलाइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। देन फाइनली ऐड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट्स की, मशीनरी की लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ वो ओवर हो गई है, तो उसके बाद जो स्क्रैप बचा है उसको सेल करने से जो भी जनरेट होगा रेवेन्यू इनकम, सो दैट इज़, तो फाइनली हमारा टर्मिनल कैश फ्लो आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो एक बार ये दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, इनिशियल कैश आउटफ्लोज। ओके, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, देन एनुअल रिटर्न्स, एनुअल प्रॉफिट्स जो कि बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होगा, एंड फाइनली एट द एंड टर्मिनल कैश फ्लोज। ओके, ये है हमारे न्यू एसेट्स न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग। तो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन इज PQR Limited is evaluating an investment proposal with the following information: cost of machinery 18 lakh, installation charges 1 lakh, life of machine 5 years, salvage value 1,50,000, increase in working capital 1 lakh, annual profit before depreciation and tax 6 lakh, and tax rate is 40%. So calculate the relevant cash flows associated with the above investment proposal. Okay, investment के रिगार्डिंग आपने कैलकुलेट करना है all the 3 proposals cash flows. So first क्या होता है, initial cash outflows. तो outflows means the cost of assets. Okay, so first है हमारा initial cash outflow. So cost of machine is 18 lakh plus installation charges 1 lakh प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ पर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब फर्दर हमारा कुछ आउटफ्लो ही हो रहा है, सो उसको ऐड करना है। अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता तो माइनस करते। तो जब तीनों को ऐड किया हमने, सो फाइनली हमारा टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ 20 लाख। देन सेकेंड इन कैश फ्लो, सेकेंड कैश फ्लो क्या है, सब्सिक्वेंट ऑल्सो कॉल द एनुअल कैश इनफ्लोज। तो उसके लिए प्रॉफिट हमें गिवन ही है क्वेश्चन में डायरेक्टली। ये देखो, एनुअल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 6 लाख, तो 6 लाख लिखा बिफोर डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसमें जनरली क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता ही है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीनरी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, 18 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,50,000 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीनरी इज़ 5 ईयर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो फाइनली वी गेट द डेप्रिसिएशन 3,50,000। ओके, 3,50,000 का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन माइनस किया प्रॉफिट में से, सो वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट इज़ 40%। तो अब आपका जो प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स मीन्स 2,50,000, इसका 40% कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज़ 1 लाख।
1 लाख माइनस किया, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया हमारा 1,50,000। 1,50,000 में डेप्रिसिएशन अब अगेन ऐड बैक करना है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। ओके, हमने टैक्स बेनिफिट लेने के लिए उसको माइनस किया था, अब टैक्स ले लिया हमने बेनिफिट, उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। तो जितना माइनस किया था वही ऐड करना है, यहाँ पे 3 लाख 3 लाख। सो फाइनली हमारा एनुअल कैश इनफ्लोज और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स इज़ 5 लाख। ओके, देन थर्ड टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, सो एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीनरी और द सेल ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट जितना हमारा था वर्किंग कैपिटल में उसको रियलाइज़ कर रहे हैं। सो जितना इंक्रीज़ था वही तो आप सेल करेंगे। यहाँ पर जो हमने इंक्रीज़ किया था मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट किया था वर्किंग कैपिटल में उसको ही डिसइन्वेस्ट करेंगे। सो वी आर गेटिंग दैट, सो यहाँ पर उसको ऐड कर दिया। तो फाइनली हमारा टर्मिनल कैश फ्लो इज़ 7,50,000। 7,50,000 कैसे आया? 5 लाख एनुअल कैश इनफ्लोज था प्लस 2,50,000 ये लास्ट का टर्मिनल, सो टोटल इज 7,50,000 टर्मिनल कैश इनफ्लोज। ओके, आई होप क्लियर होगा फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रिप्लेसमेंट कैश फ्लोज को देखेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनिशियल सब्सिक्वेंट एंड टर्मिनल कैश फ्लोज। डेटा इज गिवन, cost of machinery, salvage value, installation charges, life of machinery, expected sales unit. Okay, number of sales unit given है 10,000. Sales price per unit is ₹40 per unit. Variable cost is ₹16 per unit. Tax rate is 50%. सो फर्स्ट हमारा होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। सो इनिशियल कैश आउटफ्लो के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड वर्किंग कैपिटल कुछ भी नहीं है यहाँ पर एज पर द डेटा। सो फाइनली हमारा यही हो गया टोटल कैश आउटफ्लो 5,30,000। देन एनुअल कैश इनफ्लोज। अब एनुअल कैश इनफ्लोज यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन, सेल्स गिवन है, ठीक है। तो सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, देन वी गेट द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड उसके बाद फाइनली द टैक्स। तो 10,000 इंटू 40, सो ये हमारा हो गया सेल्स, ठीक है। 10,000 इंटू 40, सो दिस इज़ द सेल्स। देन लेस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16 एंड 10,000 यूनिट्स है तो 1,60,000। देन माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया? स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है आपका? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। सो कॉस्ट थी 5,25,000, इंस्टॉलेशन 5,000, सो 530 माइनस सेल्वेज वैल्यू 30,000, सो इट्स 5 लाख। लाइफ इज़ 5 years, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो 1 लाख आपका डेप्रिसिएशन आया एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये देखिए 1 लाख डेप्रिसिएशन माइनस किया तो फाइनली हमारा बिफोर टैक्स आ गया 1,40,000। 1,40,000 का 50% टैक्स रेट है तो 70,000। सो फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 70,000 एंड एड बैक द डेप्रिसिएशन 1 लाख। सो एनुअल कैश इनफ्लोज इज 1,70,000। ओके, देन द टर्मिनल इनफ्लोज क्या है? टर्मिनल में अब वर्किंग कैपिटल तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्या है? सिर्फ मशीन का सैल्वेज वैल्यू है। तो मशीन का सैल्वेज वैल्यू इज़ 30,000, सो दैट इज़ द टर्मिनल कैश इनफ्लोज एंड इफ वी एडिंग इन दिस सो इट्स बिकम 2 लाख। टर्मिनल कैश फ्लो इज़ 2 लाख। ओके, तो ये हमारा जब व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट और बाइंग द न्यू मशीनरी। नाउ समटाइम कंपनी क्या करती है कि रिप्लेस करती है कि लाइक आपके पास ऑलरेडी कोई एसेट्स है और मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मशीनरी आई है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो उसके केस में हम कैलकुलेट करते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, ठीक है। इंक्रीमेंटल, अब हम कोई मशीनरी ए मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं विद द बी मशीनरी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तो बेनिफिट होगा हमें रिप्लेस करने से। हो सकता है बी मशीन का मेंटेनिंग कॉस्ट कम हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, डेप्रिसिएशन कम लग रहा हो। ओके, कुछ तो बेनिफिट होगा, इस वजह से हम रिप्लेस करते हैं। तो इन दैट केस वी कैलकुलेट ऑल द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। नाम यही रहेगा, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो। बस उसमें इंक्रीज वर्ड लग जाता है बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, कुछ एक चीज़ इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ दीज इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। ये हमारा इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज। ओके, एस्टिमेशन ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लोज फॉर द रिप्लेसमेंट डिसीजन, ठीक है। सो फर्स्ट है इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। तो इन दैट केस ओके, सो इन दैट केस फर्स्ट वी व्हाट वी डू, अब एक ओल्ड एसेट्स को न्यू एसेट्स से आप रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू होगी। सो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू एसेट्स
प्लस एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू न्यू एसेट्स, अगेन वही प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड माइनस सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द ओल्ड एसेट्स। मीन्स आपके पास ओल्ड एसेट्स है, उसको बेचने से भी तो कुछ रियलाइज़ होगा ना, सो दैट प्रोसीड्स वी आर माइनस सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम ईयर। ओके, उसको माइनस करना है। एंड उसके बाद एड टैक्स पेडेड माइनस टैक्स सेव्ड। मीन्स कि अगर आप ओल्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं, सपोज ओल्ड एसेट जो है आपकी उसकी बुक वैल्यू इज़ 10,000, ठीक है। 10,000 को अगर आप सेल करते हैं 12,000 में, तो क्या है हमारा 2,000 का प्रॉफिट है, एंड दिस प्रॉफिट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन कहते हैं इसको। और कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है तो मतलब अब आपको 2,000 के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2,000 के ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड टैक्स पेड, उसको प्लस करना है। और सपोज़ अगर इसके रिवर्स होकर सिचुएशन, रिवर्स क्या है कि बुक वैल्यू है आपकी एसेट्स की 10,000, लेकिन आप सेल कर रहे हैं उसको 8,000 में, तो लॉस पर सेल कर रहे हैं, तो 2,000 का लॉस है, तो लॉस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। नहीं देना पड़ता मतलब क्या, हमारा टैक्स सेव हो जाएगा। तो 2,000 के ऊपर जो भी टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स सेव हो रहा है, बच रहा है, सो इसलिए उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। टैक्स सेव्ड ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, उसको माइनस करना है एंड टैक्स पेड को प्लस करना है। सो फाइनली हमारा इनिशियल इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट हो जाएगा। देन है सेकंड एनुअल इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस। सो एनुअल में भी अगेन वही है, चेक करेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर चेक करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं विद द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू मशीनरी। तो जनरली तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ही होंगे, तभी हमें प्रॉफिट होगा, तो वो लिखना है हमें प्रॉफिट। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आएगा आपका। तो अब बिफोर डेप्रिसिएशन है तो टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग भी यही कंडीशन है कि ओल्ड मशीन का कितना डेप्रिसिएशन था, सपोज़ कि था 4,000, न्यू मशीन का कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, आप सपोज़ कि 6,000 लग रहा है, तो 2,000 इंक्रीज़ है, तो 2,000 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे। और अपोजिट हो तो उसको कंसीडर करेंगे उल्टा, ठीक है, माइनस कर, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर बढ़ेगा तो वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। डेप्रिसिएशन बढ़ने से लॉस नहीं हो रहा, हमें और बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें और कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज़ गुड फॉर द बिजनेस, गुड फॉर द कंपनी। तो डेप्रिसिएशन इज़ माइनस किया, उसके बाद क्या आया, बिफोर टैक्स, तो टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स का तो डिसाइडेड रेट होता है, जो भी रेट गिवन होता है उतने % से। देन उसके बाद वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे और फाइनली हमारा एनुअल कैश इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस आ जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं, क्या होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है, डेप्रिसिएशन को कंपेयर करना है, टैक्स को माइनस करना है एंड डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक करना है, तो हमारा फाइनली इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लोस कैलकुलेट हो जाता है। देन है थर्ड आपका टर्मिनल में सेम ही है, एनुअल नेट कैश इनफ्लोस, ये जो आपने कैलकुलेट किया, प्लस एड रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू एसेट्स माइनस ओल्ड एसेट्स, दोनों का डिफरेंस, ओल्ड को आप कितने में सेल कर रहे हो और न्यू का कितना सेल्वेज वैल्यू है। एंड अगेन वही टैक्स के रिगार्डिंग इंक्रीज इन टैक्स प्लस करना है, सेव्ड इन टैक्स को माइनस करना है एंड फाइनली हमारा इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लोज कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है एक, इसमें अभी हम सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो वाला जो कैश फ्लो है उसको समझेंगे अंडर दी 3 सिचुएशन, कि जब हम जो ओल्ड मशीनरी है उसको प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं या फिर सेम वैल्यू पर सेल कर रहे हैं या फिर लॉस पर सेल कर रहे हैं, तो टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बेसिकली पहले समझेंगे। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। ओके, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। VS Limited is having a machine whose book value is 60,000, ठीक है, एक ओल्ड मशीनरी है जिसका बुक वैल्यू 60,000 है। इट इज़ प्रपोज टू रिप्लेस बाय द न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000। ओके, न्यू मशीन जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं उसका कॉस्ट है मार्केट वैल्यू 1,40,000। फाइंड आउट द कैश आउटफ्लो ऑफ द न्यू मशीनरी व्हेन द ओल्ड मशीन इज सोल्ड। ओके, जो ओल्ड मशीनरी है वो 3 सिचुएशन में हम सेल कर रहे हैं।
फर्स्ट एट ₹50,000, सेकेंड में अंडर 60,000 एंड थर्ड केस इज़ 80,000। टैक्स रेट इज़ 40%। तो अब देखिए फर्स्ट केस क्या है कि हमारी मशीन की बुक वैल्यू थी 60,000 और हम सेल कर रहे हैं 50,000 में, तो 10,000 का लॉस है। सेकंड केस में सेम वैल्यू पर सेल कर रहे हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड थर्ड में प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ये रहा फर्स्ट केस। सेलवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरीज 50,000 एंड उसका बुक वैल्यू कितना था 60,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हुआ 10,000 का। तो जब लॉस हुआ है तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट मीन्स डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरीज 4,000। अब ये 4,000 कैसे आया है, दिस इज़ 40% ऑफ दिस 10,000। ठीक है, लॉस जितना हुआ है 10,000 का 40%, सो 4,000 हमारा टैक्स सेव हो गया है। डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज़, हाँ ओके, सो 4,000 का हमारा डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी है। नाउ द सेकेंड केस, सो फाइनली हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, मार्केट वैल्यू जो थी न्यू मशीन की 1,40,000 एंड ओल्ड मशीन को सेल करने से कितना रियलाइज़ हो रहा है 50,000 एंड डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी मतलब इतना कैश और अवेलेबल है हमारे पास 4,000 का। सो मीन्स फाइनली हमें न्यू एसेट्स परचेज करने के लिए कितना देना पड़ेगा 86,000 देना है। देन सेकेंड केस, जब हम 60,000 की बुक वैल्यू की मशीनरी को 60,000 में ही सेल कर रहे हैं, सो नो प्रॉफिट नो लॉस एंड टैक्स लायबिलिटी पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स हमारी न्यू कॉस्ट मशीनरी कितना 1,40,000 और ओल्ड मशीन को सेल करने से आया है 60,000, तो अभी हमें देना है फर्दर 80,000 रुपीज़ फॉर द न्यू मशीनरी रिप्लेसमेंट। देन है थर्ड केस, जब हम ओल्ड मशीनरी को ज़्यादा अमाउंट पर सेल कर रहे हैं, मतलब सेलवेज वैल्यू है 80,000 और बुक वैल्यू था 60,000, तो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। टैक्स रेट कितना है 40%, तो 40% ऑफ 20,000 मीन्स 8,000 हमें टैक्स देना होगा। और तो मीन्स हमारा एनुअल कैश आउटफ्लो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी 1,40,000 माइनस ओल्ड मशीन से जितना रियलाइज़ हुआ है प्लस इंक्रीज़ इन टैक्स लायबिलिटी, इतना और देना पड़ेगा ना, तो अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी जो अभी हमें पे करना है, आउटफ्लो जिसका हमें करना है, दैट इज़ 68,000। ओके, आई होप क्लियर होगा कि तीनों केसेस में हमने टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया। नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन फॉर इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज। सो क्वेश्चन इज़ दीपक लिमिटेड परचेज अ मशीन 2 years ago एट द कॉस्ट रुपीज़ 28,000। ठीक है, 2 years पहले परचेज़ किया था 28,000 में। एट दैट टाइम मशीन वॉज एस्टिमेट टू हैव द लाइफ इज़ 7 year, उसका लाइफ कितना था 2 साल पहले 7 years था। इट्स एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ 22,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 22,000 था ओल्ड मशीन का। फाइनेंस मैनेजर वांट्स टू रिप्लेस इट विद द न्यू मशीनरी हैविंग द एनुअल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15,000। तो मैनेजर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एक न्यू मशीनरी खरीद रहे हैं, मार्केट में जो आई है उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारे कम हो जाएंगे, 15,000 हो जा रहे हैं। तो मीन्स वी आर सेविंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट 7,000। ओके, तो यही हमारा प्रॉफिट है, इसलिए हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। देन द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज़ 30,000, जो न्यू मशीन हम जिसको बाय करने वाले हैं ना उसका कॉस्ट है 30,000। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 5 years, न्यू मशीन का लाइफ है 5 years विद द ज़ीरो स्क्रैप वैल्यू एंड द प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीनरी। ओल्ड मशीन मतलब ये 28 वाली जो है उसका सेलवेज वैल्यू है अभी एट प्रेजेंट 16,000 में हम सेल कर रहे हैं अगर हम न्यू मशीन को खरीदने जाते हैं तो। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करना है, जनरली यही मेथड रहता है, अगर कुछ भी ना स्पेसिफाई गिवन हो तो भी। टैक्स रेट है 40%। कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फॉर द रिप्लेसमेंट डिसीजन। सो फर्स्ट है हमारा कैश आउटफ्लो, क्या लगता है कैश आउटफ्लो। सो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी 30,000, ओल्ड मशीन को कितने में सेल कर रहे हैं 16,000 में, सो रिमेनिंग इज़ 14,000। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना है। सी ओल्ड मशीनरी की कॉस्ट कितना था 28,000, उसकी लाइफ कितनी थी 7 years, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 4,000 पर एनम पर ईयर। और क्या बोला है 2 years एगो, मतलब 2 साल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो 4,000 × 2 करेंगे, इट मीन्स हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लिया 8,000।
मतलब 28,000 की जो मशीन थी, अब आज के टाइम पे उसकी वैल्यू आपके पास कितना है, दैट इज़ 20,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 20,000 है, लेकिन 20,000 को हम सेल कितने में कर रहे हैं, 16,000 में। इट मीन्स 4,000 का हमें लॉस है। ठीक है, 4,000 का हमें क्या है, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस जब होता है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो 4,000 का 40%, टैक्स रेट इज़ 40%, तो मीन 1,600 हमारा जो है वो टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट ए लोअर प्राइस। Okay, so finally cash outflow is 12,400. Okay, then second है इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लोज। तो उसके लिए हमारा सेव कितना हो रहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, 7,000। ओल्ड से 22 आ रहे थे, न्यू मशीन से 515 आ रहे हैं, तो 7,000 वी आर सेविंग। देन डिप्रिशिएशन का क्या सिचुएशन है, डिप्रिशिएशन ओल्ड मशीन के अकॉर्डिंग था 4,000, न्यू मशीन के अकॉर्डिंग आ रहा है 6,000, क्योंकि न्यू मशीन की कॉस्ट है 30,000, लाइफ है 5 ईयर्स और 0 स्क्रैप वैल्यू था, तो 6,000 आ रहा है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन इज़ 2,000। तो डेप्रिशिएशन को माइनस किया प्रॉफिट में से तो 5,000 आया, और ये आया बिफोर टैक्स। तो टैक्स रेट है 40%, 5,000 का 40% 2,000, सो आफ्टर टैक्स आ गया। अब डेप्रिशिएशन को वापस से ऐड बैक करेंगे तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज हो गया हमारा 5,000। ओके, देन है टर्मिनल। टर्मिनल क्या है, वो ज़ीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि जो न्यू मशीनरी है ना उसका स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो है, नील है। ठीक है, तो टर्मिनल कैश फ्लो इज़ ज़ीरो। अगर उसका कुछ वैल्यू होता तो दैट विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वैल्यू। ओके, आई होप ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज भी आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।